अपनापन भाग 1। मोनिका को विनय की सेक्रेटरी क्यों पसंद नहीं थी। हमने अभी 2 माह पहले ही अपने इस नए घर में शिफ्ट किया है। विनय के ऑफिस में उन दिनों काम बहुत था। कुछ विदेशी क्लाइंट आए हुए थे, इसलिए वे सुबह जल्दी ही घर से निकल जाते और उनके वापस आने का भी कोई समय तय नहीं रहता था। अंकित के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं पूरा दिन घर को सजाने संवारने और सामान को सेट करने में जुटी रहती। दिन कब बीत जाता कुछ पता ही नहीं लगता। अभी यहाँ कोई कांवाली बाई भी नहीं मिली जो मेरी कुछ मदद ही कर देती। भीड़ भाड़ वाले शहर से दूर यह नया बस रहा सेक्टर है। इक्का दुक्का कोठियों में ही लोग रह रहे हैं। ज्यादातर घर अभी बन ही रहे हैं। आस पड़ोस में कोई है ही नहीं। दूर दूर जो इक्का दुक्का कोठियां आबाद भी हैं, उनमें रहने वालों से जान पहचान करने का अभी समय ही नहीं मिला। वैसे हम भी इतनी जल्दी इस सुनसान सी जगह में शिफ्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक तो अपने नए बने घर का शौक, दूसरा हम जिस किराए के घर में रह रहे थे उसका लीज टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए हमने यही आना तय कर लिया। उस दिन मैं किचन में क्रॉकरी, बर्तन, दालों के डब्बे आदि लगाने में व्यस्त थी, तभी बेडरूम से आई जोरदार धमाके की आवाज ने मुझे चौंका दिया। घबराई हुई जब मैं बेडरूम में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मुझे चक्कर सा आ गया। मैंने तुरंत स्वयं को संभाला, क्योंकि यह घबराने का नहीं बल्कि अंकित को संभालने का समय था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अंकित शायद मेरी मदद करने के ख्याल से अपने खिलौनों और किताबों के डब्बों का सामान अलमारी के ऊपर रख रहा था कि स्टूल से उसका पैर फिसल गया। वह जहां गिरा था वहां कांच के फूलदान और शोपीस रखे हुए थे। उसके उन पर गिरने से वे टूट गए और कांच के टुकड़े उसके हाथ पैरों में कई जगह चुभ गए। इससे उसको कई जगह से खून बहने लगा। उसे प्यार से कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं, कहते हुए मैंने उसे वहां से उठाया और उसके जख्मों को डिटॉल से साफ करने लगी। एक जगह पर गहरा घुसा कांच का टुकड़ा बाहर निकाला तो वहां से खून की तेज धार बह निकली, जिसे देखकर मैं घबरा गई। इस नई जगह पर आसपास डॉक्टर कहाँ मिलेगा? ऑटो या टैक्सी भी कैसे और कहाँ आएगी? अंकित का चेहरा दर्द से पीला पड़ता जा रहा था। ऐसे में मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब तक सारे घरेलू उपचार मैं आजमा चुकी थी, लेकिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मैंने घबरा कर विनय को फोन मिला ही दिया, यह जानते हुए भी कि वे इस समय बहुत जरूरी मीटिंग में होंगे। उनके फोन उठाते ही मैं एक ही सांस में सब कुछ कह गई। मुझ पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। भूमिका बांधने का तो समय ही नहीं था। मेरी बात पूरी होते ही उधर से आवाज आई, ओ सर तो बहुत जरूरी मीटिंग में है। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, आप घबराएं नहीं। इतना सुनते ही मैं जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरी। यह तो विनय की सेक्रेटरी मोनिका की आवाज थी। जब से यह विनय के ऑफिस में आई है, मेरे और विनय के बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी हो गई है। जब जब विनय उसकी बात करते हैं, उसके काम के तरीके की तारीफ करते हैं, उससे फोन पर बात करते हैं, तो उस अदृश्य दीवार की चौड़ाई बढ़ती जाती है। मैं अपने भीतर एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगती हूँ। इसलिए जब कभी भी विनय ऑफिस के बारे में बातें करते हैं, मेरी निगाहें उनके चेहरे पर, उनके कपड़ों पर, उनके शरीर पर जैसे कुछ ढूंढने सी लगती है। मैं एकटक उनके चेहरे के भावों को पढ़ने लगती हूँ। बातों बातों में उन्होंने कितनी बार मोनिका का नाम लिया, मन ही मन गिनने लगती हूँ। ऐसे में उनकी बातों में मेरा ध्यान ही नहीं रहता। अपनी बसीपसाई गृहस्थी और अंकित के भविष्य की चिंता मुझे घेरे रहती है। बातचीत के दौरान विनय कभी कुछ पूछ बैठें तो मेरे पास उनके सवाल का ठीक उत्तर नहीं होता। वे शुरू में तो तुम कहाँ खोई होकर कर रह जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे इस व्यवहार से खींचने लगे हैं।
मेरे इस बर्ताव से तंग आकर मेरी निगाहों की भाषा पढ़ने लग गए हैं, इसलिए अब वे पहले की तरह मुझसे घंटों ऑफिस की बातें नहीं करते। भले ही काम के बढ़ जाने का बहाना करके देर देर तक ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मुझे पूरा